हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ सॉइल साइंस। भूमि 2.0 में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में, डेमो क्लास में, हम बात करने वाले हैं सॉइल टेक्सचर के बारे में। सबसे बेसिक टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, सॉइल फिजिक्स में से। उसके बाद स्टोक्स लॉ के बारे में, स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस के बारे में, स्टोक्स लॉ के अजम्पशंस के बारे में, और भी बहुत कुछ इस पर्टिकुलर क्लास में आपको समझाया जाएगा। जैसे कि हम मेजर कैसे करते हैं, हाइड्रोमीटर मेथड क्या होता है, इंटरनेशनल पीपेट मेथड क्या होता है, क्या उनके पीछे प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ों से आपके डेप्थ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक चीज़ की बात करी जाएगी। एक आपको आइडिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्लास से कि हम पूरे साल आपको कैसा पढ़ाने वाले हैं। स्वागत है आपका IRA वाला प्लेटफॉर्म पर, और शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है अपना सॉइल टेक्सचर। स्टूडेंट्स, सॉइल टेक्सचर वो चीज़ है कि हमें अगर सॉइल की प्रॉपर्टीज को जानना है तो सॉइल टेक्सचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। आपको पता है कि सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों किसके बेसिस पे क्लासिफाइड है? सैंड सबसे बड़ा पोर्शन है, सिल्ट उसके बीच का पोर्शन है, और क्ले सबसे छोटा पोर्शन है सॉइल सेपरेट्स का। सॉइल सेपरेट्स क्या चीज है, इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। सॉइल सेपरेट्स, जो भी कोई सॉइल का पार्टिकल 2 mm की साइज से कम है उसको अपन सॉइल सेपरेट्स कहते हैं, जिसका नाम, दूसरा नाम होता है फाइन अर्थ। सर, ये 2 mm की साइज का क्या कॉन्सेप्ट है? भैया, 2 mm की साइज का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 mm से ज्यादा होता है तो ना उसकी ज्यादा कोई केमिकल एक्टिविटी होती है, ना वो ज्यादा न्यूट्रिएंट रिटेन कर पाता है, ना वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो कर पाता है। मतलब वो प्लांट ग्रोथ के टाइप से उसका कोई भी सपोर्टिंग नहीं है, उसका कोई खास रोल नहीं है। इसीलिए 2 mm से जो कम है उसको अपन फाइन अर्थ या सॉइल सेपरेट्स बोलते हैं। तो सॉइल टेक्सचर, इसके नीचे 2 mm से नीचे जो भी पोर्शन है उसमें से कितना सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है उसको अपन सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले को। अब इसमें आपको ये पता चल गया होगा कि जब सैंड, सिल्ट और क्ले की बात कर रहे हैं तो हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं? साइजेस की बात कर रहे हैं। और साइजेस किसने दी थी? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 7 क्लासिफिकेशन दिया था साइज का, और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने 4 क्लासिफिकेशन दिया था। वो अपन और डिटेल में कभी और बात करेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन था, बिकॉज यहाँ अपन सिर्फ और सिर्फ सॉइल टेक्सचर की बात करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो पढ़ लेते हैं। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज रेंजेस ऑफ मिनरल पार्टिकल्स आर नोन एज सॉइल सेपरेट्स, प्राइमरी पार्टिकल्स और टेक्सचरल फ्रैक्शंस। अब आपको ये पता चल रहा है कि ये वाला जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वे नेट 2023 में भी आई थी। सोइल टेक्सचर रेफर्स टू प्रोमिनेंट साइज रेंजेस। मैंने जैसे बोला ना कि साइज के बेसिस पे क्लासिफाइड है, क्योंकि सैंड, सिल्ट और क्ले क्या है? साइज के बेसिस पे क्लासिफाइड है। अब 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ये होता है कि समझो मुझे आप खेत में लेके गए कि सर आप ये बताओ कि कौन से टाइप ऑफ सोइल है। तो अब मेरे को ना, मेरे पास कोई इक्विपमेंट है, ना मेरे पास कोई लैब है। मैं क्या करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मेरे को फील होता है, उस फीलिंग मेथड के बेसिस पे मैं बताऊंगा, हाँ ये अगर ग्रेटिनेस है तो ये सैंड है, अगर प्लास्टिक है तो ये क्ले है। तो वो होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड। जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें अपन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सॉइल सेपरेट्स, नेमली सैंड, सिल्ट और क्ले, हम वेट बेसिस पे बताते हैं। वरना क्वालिटेटिव में थंब और 4 फिंगर के बेसिस पे बताते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको पता होगा। और लोमी सॉइल कौन सी होती है, ये आपको सबसे आगे आ जाएगा कि लोमी सॉइल वगैरह कौन कौन से टाइप ऑफ टेक्सचर्स होते हैं। अपन बात करते हैं फील मेथड की। फील मेथड की थोड़ी और डिटेल में बात कर ली जाए कि जब क्या होता है, जब आप 4 फिंगर में, ये आपके लेट से आप नमक डालते हो ना, तो नमक डालते हो तो इसी से लेते हो। तो वही चीज आप क्या करते हो, नमक डालते समय भी आप क्या कर रहे हो, वो 4 फिंगर से ही अपनी चीजों को बता रहे हो। वैसे ही सोइल में आप अगर कोई चीज ले रहे हो, सोइल को आपने पिक किया और उसका एक फील मेथड से देखा, हाँ यार ये क्या है, आप खुद देख पाओगे। क्ले, सिल्ट और सैंड, कभी जाना खेत में और देखना कि हाँ इसमें ना मुझे फर्क पता चल रहा है, तो वो फर्क आपको पता चलेगा फील मेथड के बेसिस पे, जिसको अपन बोलते हैं। अभी फर्क किस किस के मेथड, अगर कोर्सनेस रहेगा तो आपको ग्रिटीनेस दिखेगा, अगर कोहेजन है तो बॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, बॉल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर कोहेजन का मतलब क्या होता है भाइयों, कोहेजन का मतलब क्या है?
कोहेजन का मतलब होता है जब सिमिलर पार्टिकल्स, जैसे सैंड या सोइल प्लस सोइल, सोइल प्लस सोइल अगर अटैच हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं कोहेजन। अगर सोइल प्लस वाटर अटैच हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एडेजन। ठीक है, क्लियर है? ओके भैया, बिल्कुल क्लियर है। एडेजन स्टिकीनेस, मतलब स्टिकीनेस किसके साथ होती है? जब सोइल पानी के साथ मिलकर एक स्टिकीनेस क्रिएट कर लेती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका एडेजिवनेस। प्लास्टिसिटी, जब रिबन फॉर्म हो सकता है, रिबन मतलब थोड़ी आप दूर तक, मतलब एक, जैसे अपन कुछ अपन ने क्या लिया, एक क्ले सोइल ली और उसको ऐसे ऐसे करा तो एक रिबन टाइप ऑफ फॉर्म हो गया, वो दिखाता है ये प्लास्टिसिटी सोइल की। वो तब दिखाता है जब क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन फील्ड ऑपरेशंस। जब फील्ड ऑपरेशंस, अपन अपने पास लैब का कोई काम नहीं होता, हम फील्ड में ही गए और हमें एक चीज पता करनी, तब हमें ये मेथड यूज होता है। अब जब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब अपन लैब में यूज कर सकते हैं, तब जो मेथड यूज होता है वो मेथड यूज होता है मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस क्या होता है कि हम थ्रू मैकेनिकल मेथड्स हम ये पता करते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ, क्या ये सैंड है, क्या ये सिल्ट है, क्या ये क्ले है। अब क्यों पता करते हैं? क्योंकि ये अलग अलग प्रॉपर्टीज देती है। सैंड कम आपकी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज देगी, क्ले ज्यादा न्यूट्रिएंट रिटेंशन करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा करेगा, तो इसकी वजह से हम ये सारा कुछ करते हैं। अब सबसे पहले मैकेनिकल एनालिसिस में क्या होता है कि सीविंग थ्रू ग्रेडेड सीव्स। सबसे पहले अगर 0.05 mm तक है तो अपन उसको सीविंग से ही क्लियर कर लेंगे। सीव मतलब जो आटा छानने की छलनी होती है ना, उस टाइप की एक सॉइल सेविंग के लिए भी छलनी होती है, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मतलब उसकी जो प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड मेथड्स के अकॉर्डिंग उनकी साइजेस होती हैं, मैश साइजेस उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। और उससे अगर कोई छोटा पार्टिकल है, 0.05 mm से छोटा पार्टिकल है, तो वो सेडिमेंटेशन मेथड से आप क्या करते हैं? उसका एनालिसिस करते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड क्या है सर? आपको ये पता है, सेडिमेंटेशन मेथड ये पता है कि एक आप, इतना बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है, अगर ये नीचे सेटल डाउन होगा तो पहले सेटल डाउन वो होगा जिसका साइज बड़ी है। तो वही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। ऑब्वियसली अगर साइज बड़ी है तो जल्दी सेटल होगा। अगर क्ले है तो क्या होगा? उसमें मूवमेंट धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसकी साइज कम है तो ग्रेविटी फोर्स कम लगेगी। ग्रेविटी फोर्स कम लगेगी तो धीरे धीरे आएगा। दैट इज वाई जो प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन है वो ये बोलता है। अब इसमें ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां आया है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ समझाने के लिए आपको ये पता है कि भैया स्टोक्स लॉ क्या है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्टोक्स लॉ में। आपको अगर कोई स्टोक्स लॉ पूछे तो आप बस ये तो जानते हो ना। अब ये बताओ मेरे को, बड़ा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है और बहुत छोटा पार्टिकल है, कौन ज्यादा सेटल डाउन हो रहा है नीचे? सेटल डाउन वही हो रहा है जो क्या है, जो सबसे बड़ा पार्टिकल है। देख लो, ये सेटल डाउन जल्दी हो गया, ये थोड़ा कम हुआ, ये सबसे लेट होगा। यही तो है आपका स्टोक्स लॉ, कुछ अलग नहीं है। स्टोक्स भाई साहब ने, स्टोक्स ने, कौन? बेन स्टोक्स नहीं, इंग्लैंड वाला नहीं। स्टोक्स 1851 में उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा जल्दी सेटल डाउन करेगा। उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी है, उन्होंने वेलोसिटी के नाम पे लिया था टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी मैं समझाऊंगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी वो चीज होती है कि जब ये पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा है ना भाई, तो इस पे दो फोर्स लग रही है। देखो, एक लग रही है ये ग्रेविटी फोर्स, जी फोर्स, और जब ये कोई पानी में कोई चीज नीचे जाती है तो दूसरी साइड लगती है बायोंसी फोर्स, जिसको अपन बोल रहे हैं ड्रैग फोर्स। आपने देखा होगा, आप प्लास्टिक की बॉल लेते हो, अगर आप पानी में डालते हो, उसको नीचे डालते हो तो वापस वो उछलती है, हाँ या ना? उछलती है ना? उसको अपन बोलते हैं बायोंसी फोर्स, बायोंट फोर्स। वो लगती है जो कोई भी एक सॉलिड है उसको ऊपर ऊपर पुश करती है, और ग्रेविटी फोर्स उसको नीचे पुश करती है। तो अगर आप ये समझो, इतना छोटा वेसल नहीं, आप समझो बहुत बड़ा वेसल है जिसमें आपने पार्टिकल डाला तो वो ऐसी स्पीड से आएगा। अब एक टाइम आएगा जब ये ग्रेविटी फोर्स और ये जो ड्रैग फोर्स है वो दोनों कांस्टेंट हो जाएगी, तो धीरे धीरे, आपने कभी देखा होगा कोई बड़ी पार्टिकल अगर आप डालते हो तो पहले वो एक स्पीड पे आता है, फिर एक स्पीड कांस्टेंट हो जाती है उसकी। वो जो कांस्टेंट स्पीड है ना, उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
टर्मिनल वेलोसिटी वो स्पीड होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि टर्मिनल वेलोसिटी किसके स्क्वायर होती है, ये तो हो गया आपका कांस्टेंट, डायमीटर के स्क्वायर, कि जितना बड़ा डायमीटर है, जितना बड़ा पार्टिकल है, वो उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा सेटल डाउन करेगा। देख लो, यही तो बोला स्टोक्स लॉ ने। उसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना है कि सर ये तो स्टोक्स लॉ, तुझे कभी समझ ही नहीं आया। बहुत सिंपल है ना। अब इसका अपन अजम्पशंस और वो सारी पढ़ते हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब आप अजम्पशंस में कोई गलती नहीं करोगे। चलो अजम्पशंस देख लेते अपन। देखो अपन पहले अजम्पशंस देखते हैं कि अजम्पशंस क्या बोले थे उन्होंने। सबसे पहला अजम्पशन है कि जो भी पार्टिकल है अपना वो स्फेरिकल होना चाहिए, स्फेरिकल इन साइज होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए हर बार, चाहे वो जेआरएफ का पेपर हो, चाहे वो एसआरएफ का पेपर हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो स्फेरिकल होना चाहिए, ये क्यों? क्योंकि अगर स्फेरिकल नहीं होगा, लेट्स से ये स्फेरिकल नहीं है और वो पार्टिकल प्लेट शेप्ड है, तो इस पे ये क्या होगा, अब प्लेट शेप्ड है तो इस पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा, दैट मींस ये स्लो नीचे आएगा, जितना पर्टिकुलरली आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं इसको स्फेरिकल, स्मूथ और रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब एक उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी में जाके घुल जाए या टूट जाए, ऐसा कर जाए, ना 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 भैया, रिजिड होना ही चाहिए, पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन है साइज ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। अब ऐसा लेट्स से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी ये साइज है, अगर आपके जो आपका सोइल सेपरेट है उसकी भी ये साइज हुई, तो फिर क्या होगा, वो तो नीचे जाएगा ही नहीं, वो तो उसी में घुल के मिल रह जाएगा। तो ये जो सोइल सेपरेट्स की साइज है ना, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल, और वो साइज कितनी होनी चाहिए, 0.002 mm से 2 mm तक चलेगा, लेकिन 0.00002 mm से नीचे नहीं होनी चाहिए। वो क्या करेगा, वो ब्राउनियन मूवमेंट शो कर देगा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है सर, जब कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल चार्ज होते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने से एक दूसरे से टकराएंगे तो वो एक जिगजैग पैटर्न बना लेंगे, वो टकराते ही जाएंगे। तो वो जब टकराएंगे, वो चार्ज की वजह से टकरा रहे हैं, तो नीचे तो सेटल डाउन होंगे ही नहीं, इसी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करना चाहिए। और ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करने की जो रेंज है वो है 0.00002 mm। 4 जीरो याद रखना है ना। पार्ट द फॉल मस्ट बी अनहिंडर्ड। अब जो ये जो फॉल हो रहा है भाई, ये जो नीचे आएगा पार्टिकल, वो हिंड्रेंस कोज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस वेसल से टकरा जाए, अगर वेसल से टकरा जाएगा तो जो नॉर्मल टर्मिनल वेलोसिटी होनी थी वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये जो है फॉल मस्ट बी अनहिंडर्ड, रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन अंडर 3%। अगर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 3% से कम हुई तो ये फॉल अनहिंडर्ड ही रहेगा, इसलिए हमें कंसंट्रेशन का ध्यान रखना होता है। पार्टिकल मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ऐसा नहीं कि डेंसिटी किसी की ज्यादा है किसी की कम है, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा तभी तो समझ में आएगा, बस साइज का डिफरेंस होना चाहिए। सस्पेंशन मस्ट बी विदाउट एनी टर्बुलेंस। ऐसा नहीं कि आपने जो वेसल रखा उसमें आपने ऐसे कुछ छोड़, मतलब गुला मिला के छोड़ दिया तो उसमें टर्बुलेंस रहेगी, तो उस टर्बुलेंस की वजह से सेटल डाउन नहीं होगा, वो एकदम स्टिल होना चाहिए, टर्बुलेंस खत्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये सारी इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। अब ये बताओ कि कौन ये अजम्पशंस है जो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए। अब आप लोग ये बताओ कि सबसे बड़ी अजम्पशन या सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या हो सकती है, बताओ भाई। सबसे बड़ी लिमिटेशन आप अगर सोचोगे तो वो होगी स्फेरिकल शेप। शेप क्यों सर, देखो ये क्वेश्चन कहीं, ये आंसर कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से समझते हो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि हमने बोला कि 0.05 mm से नीचे तो हम उससे ऊपर तो हम क्या कर लेंगे, सीविंग कर लेंगे। 0.05 mm से 0.0002 जो क्ले की साइज होती है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अगर आप शेप ऑफ पार्टिकल्स पढ़ोगे तो क्ले की जो शेप होती है वो प्लेटी शेप होती है। अब प्लेटी शेप है और इधर आपने बोल दिया कि प्लेटी शेप तो हम यूज कर ही नहीं सकते, हम तो स्फेरिकल यूज कर सकते हैं। तो भैया लिमिटेशन हुई ना कि जो पार्टिकल साइज अपन ले रहे हैं वो है ही प्लेटी शेप, लेकिन हम यूज कर रहे हैं क्या, स्फेरिकल। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि शेप ऑफ द पार्टिकल हमेशा नहीं रहता है, तो वो एक बड़ी लिमिटेशन बनता है। ये क्वेश्चन एएसआरबी नेट में भी पूछा गया था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट, ठीक है।
कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था एसआरएफ में और जेआरएफ में भी हर बार पूछा जाता है। स्टोक्स लॉ डज नॉट अज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा अज्यूम नहीं करता है? द पार्टिकल आर स्फेरिकल इन शेप, बिल्कुल करता है। द पार्टिकल्स आर रिजिड, बिल्कुल करता है। द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, क्या ये नहीं करता है? विस्कोसिटी भी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। डाउनवर्ड फोर्स ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट, मैंने बोला था इज इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू नहीं होता है। जो ये है, जो नीचे आ रहा है ग्रेविटी और ये जो ऊपर जा रहा है ड्रैग फोर्स, ये इक्वल होता है, तभी जाके टर्मिनल वेलोसिटी एक क्या होगी, अटेन होगी, तभी जाके टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाली चीज नहीं है, दैट इज व्हाई ए बी सी और डी इज राइट, क्योंकि डज नॉट पूछा है। क्लियर है? ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको जो अजम्पशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करते हैं लिमिटेशंस की। जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, उसमें आपको एक बोल दिया कि भैया क्या है, ये नीडल शेप होती है, फ्लेकी शेप होती है, लेकिन आपको पता है कि जो क्ले पार्टिकल है भैया वो तो क्या है, यही शेप होती है उसकी। लेकिन हमने बोला कि भैया स्फेरिकल ही यूज होना चाहिए, तो ये तो स्फेरिकल है ही नहीं, तो एक लिमिटेशन हुई या नहीं हुई? इसीलिए ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है शेप की। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम होनी चाहिए। ब्राउन इन मूवमेंट शो नहीं करना चाहिए। ब्राउन इन मूवमेंट शो करने के लिए 0 पॉइंट, मैंने बोला था 4 0, अगर इससे नीचे कोई पार्टिकल है तो ब्राउन इन मूवमेंट शो करेगा ही करेगा, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। और ये मैंने बोला था कि विदाउट एनी हिंड्रेंस, हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। हिंडर होगा तो ये जो इसकी वेलोसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हम डिस्टर्बेंस चाहते नहीं हैं। क्लियर हो गया? ये सारी लिमिटेशंस हैं स्टोक्स लॉ की, जहां से भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि हम मैकेनिकल एनालिसिस में उसका एनालिसिस करेंगे कैसे, उसके क्या मेथड्स हैं। देखो, जब मेथड डिटरमाइन हुए तो आपको पता है कि एक बंदा क्या है, जैसे लेट से दो बंदे साथ में पढ़ रहे हो, आप और अपना क्लासमेट। एक बंदा परफेक्शन की तरफ भागता है कि मुझे तो हर एक चीज याद करके ही उठना है। एक भाई दूसरा वाला आप सोचते हो कि यार ठीक है, मुझे याद रहे ना रहे, मुझे पहले 10 पेज कंप्लीट करने, अगर मैं रिवाइज कर पाया तो मैं वापस कर लूंगा। तो दैट मीन्स एक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है कि मुझे याद ही करना है, एक प्रिसाइज नहीं है लेकिन रैपिड है, जल्दी काम कर लेगा। वैसे ही इंटरनेशनल पीपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड के साथ है। इंटरनेशनल पीपेट मेथड क्या है भैया? इंटरनेशनल पीपेट मेथड है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों है, अभी अपन इसको जब समझेंगे तो ये सारी चीजें अपन समझ लेंगे कि एक्यूरेट क्यों है। सबसे पहले तो याद कर लो, रॉबिन्सन ने इसको डिस्कवर किया था लेकिन मॉडिफाई किया एचएम एंडरसन 1928 में। ये सारा का सारा जो कंटेंट है अपन ए के साथ से पढ़ रहे हैं, बिकॉज ए के साथ बुक में, ए के साथ जो सोइल फिजिक्स की बुक है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत डिटेल दी हुई है। आई ट्रिपल एस बहुत बेसिक हो जाएगी। अगर आपने ए के साथ के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो आई ट्रिपल एस आपको लगेगी जैसे अगर आप आई ट्रिपल एस पढ़ के ट्रेटाइज पढ़ते हो वैसी, मतलब बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर साइज क्ले मिनरल के लिए 0.063 mm से नीचे कोई क्ले पार्टिकल, कोई भी सोइल पार्टिकल है, उसके लिए अपन इंटरनेशनल पिपेट मेथड यूज करते हैं। सिल्ट और क्ले, ऑब्वियसली सिल्ट और क्ले ही बचता है जो कि इसमें डिटरमाइन हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। मैंने बोला था ना, सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल क्या है? जो बड़ा साइज है वो जल्दी सेटल डाउन होगा, छोटा साइज है वो धीरे 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 सेटल डाउन होगा। ये बड़ा है, लेट से ये छोटा है, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी सेटल डाउन होगा, ये धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। ठीक है, और डिफरेंट साइज पार्टिकल, डिफरेंट वेलोसिटी। स्टैंडर्ड मेथड बिकॉज ऑफ इट एक्यूरेसी। अब स्टैंडर्ड मेथड है, एक्यूरेसी ज्यादा है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है, मैं पूरा मेथड बताऊंगा कैसे एक्चुअली में होता है। डिटरमाइन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्ट पार्टिकल्स एट ए गिवन डेप्थ, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर लेट्स से, ये तो हो गया सिल्ट और क्ले का, ये होता कैसे मैं अगली स्लाइड में समझा रहा हूं। अगर सिल्ट से ज्यादा है, अब 200 mm है, तो अपन उसको किस में कर देंगे, सीविंग के लिए यूज करेंगे। सीविंग के थ्रू अपन उसको क्या करेंगे, जो भी 0.063 से अगर ऊपर है तो अपन उसको सीविंग मेथड से यूज करते हैं, सीविंग मेथड से उसका एनालिसिस करते हैं। अगर 100 mm से भी ऊपर है तो अपन उसको क्या करेंगे भैया, मेजरिंग टेप, टेप से ही मेजर करेंगे, याद रखना है। ठीक है, मेजरिंग टेप। क्लियर है? ओके भैया, अब ये भी बता दो सर कि ये पूरा मेथड जो आपने बताया है ये काम कैसे करता है। देखो भाई, सबसे पहले काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने सॉइल सैंपल लिया, सॉइल सैंपल को 105 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे रखा, ताकि आपकी जो सॉइल है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ओवन ड्राइड सॉइल हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर 105 डिग्री क्यों, 140 डिग्री क्यों नहीं?
भैया अगर 140 डिग्री करोगे तो जो इसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है वो खराब हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए एक प्रैक्टिस के द्वारा ये देखा गया कि 105 डिग्री बेस्ट है। ठीक है, पहली चीज। अब अपन इसमें सर कुछ ऐड कर रहे हैं, ये चीनी ऐड कर रही है क्या मम्मी? देखो नहीं भाई, ये क्या कर रही है ऐड? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट, 33 ग्राम और 7 ग्राम। ये ग्राम कितना है वो याद नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्यों याद रख रहे हैं सर? 1 लीटर में हमने 5% इसको, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं अपन कैल्गन सॉल्यूशन। कैल्गन सॉल्यूशन होता है जब सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन जब 5% रखी जाती है तब अपन उसको बोलते हैं कि भैया ये क्या करेगा, ये डिस्पर्जन कोज करेगा। सर ये डिस्पर्जन क्यों कोज कराना है इसको? देखो भाई, जो सोडियम है वो क्या होता है, वो सोडियम एक मोनोवेलेंट कैटायन है। जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी हो जाती है। ये पहले 0.98 एंगस्ट्रॉम का था, लेकिन जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आता है 2 पॉइंट कुछ एंगस्ट्रॉम का हो जाता है, 2.80 2.98। तो दैट मीन्स जैसे ही वो आया, सोडियम ऐसा था, अब जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आया वो इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा हो गया तो जो सोइल के सारे सोडियम के पार्टिकल्स डिस्पर्स हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका सैंड है, सिल्ट है और जो क्ले है वो अलग अलग हो जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे। वही तो हमें चाहिए था, हमें फ्लोक्यूलेशन नहीं चाहिए था। फ्लोक्यूलेशन होता तो अलग अलग पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते। अब ये कंप्लीटली डिस्पर्स हो गया। अब ये डिस्पर्स कब होगा? जब अपन उसको मैकेनिकल शेकर से शेक कर देंगे और उसको छोड़ देंगे, इधर ऐसे हाथ रख के ऐसे 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 भी कर देंगे, पूरा गुला मिला देंगे और उसके बाद में इसको लीव कर देंगे और इसकी जो वॉल्यूम मेकअप है वो अपन क्या कर लेंगे, 1 लीटर की पूरी वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे और उसके बाद में ये पिपेट डालेंगे। पिपेट कितना अंदर होना चाहिए? 100 mm, 100 mm अंदर होना चाहिए। और ये जो उसके बाद में जो आपका पार्टिकल्स हैं, अब आपको पता है कि ये सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो सैंड सबसे ज्यादा जल्दी सेटल डाउन कर रहा है, सिल्ट बाद में कर रहा है और क्ले कर रहा है। तो अलग अलग टाइम पे उसकी डेप्थ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये लाइन देख लो वापस। अलग अलग टाइम पे डिटरमाइन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एट अ गिवन डेप्थ। इस समय कितनी कंसेंट्रेशन है, लेट से अगर मैं बात बोलूं इस समय कितनी कंसेंट्रेशन है, इस समय कितनी कंसेंट्रेशन, अलग अलग टाइम पे हम डेप्थ पे कंसेंट्रेशन देखते हैं, वो अपन यूज करते हैं अपना इंटरनेशनल पीपेट मेथड। अब भैया आपको पता चल गया होगा कि इतना सारा मेथड यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए ये रैपिड सॉइल सैंपलिंग में काम नहीं आता है। जो हम ज्यादातर सॉइल सैंपलिंग करते हैं उसमें इसका कोई खास काम नहीं होता है। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है। तो अपन चलते हैं अपनी अगली चीज पे, जो कि है आपका हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड दूसरा मेथड है जो रैपिड मेथड है। ये किसने दिया था? बायनकोस 1927 में दिया था। उन्होंने बोला था कि जो हाइड्रोमीटर मेथड है वो अपन यूज करते हैं रैपिड सॉइल सैंपलिंग के लिए। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि देखो, अगर यहाँ सॉइल, पहले सॉइल पार्टिकल्स थे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। अब धीरे धीरे इसकी जो डेंसिटी है, यहाँ जो डेंसिटी थी पहले, क्या ज्यादा सॉइल पार्टिकल्स थे, अब थोड़ी देर बाद में लिया तो ये सॉइल पार्टिकल्स यहाँ हो गए, तो इसकी डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो गई और यहाँ कम हो गई। तो यही बोल रहा है कि कंटिन्यूस डिक्रीज होगा डेंसिटी में, क्योंकि पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और आपके जो पार्टिकल्स की जो यहाँ डेंसिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ जब अपन मेजर कर रहे हैं तो इसकी डेंसिटी में हमेशा डिक्रीज देखने को मिलेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो प्योर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, और बाकी जो भी आपके सोइल वगैरह है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। इनडायरेक्टली ये मेजर करता है कि सस्पेंशन में सोइल कितनी है। रैपिड है बट लेस एक्यूरेट है, बट ठीक ठाक एक्यूरेट है। अब जब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब इसमें कोई और इंप्योरिटीज होती है, तो ये ठीक काम नहीं करता है। जब उसको अपन ये नहीं यूज कर सकते, और इसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है, ऑर्गेनिक। जब अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो ऑर्गेनिक मैटर के लिए हमें H2O2 डालना पड़ेगा, 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपन रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसको अपन डाइल्यूट HCl से अपन इसको ट्रीट करते हैं। डीफ्लोक्यूलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली अपन ने बता दिया, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। और अगर फ्रोदिंग मतलब जो झाग बनना, उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑक्टान टू ऑल, C8H18O, ऑक्टान टू ऑल। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि फ्रोदिंग को कौन कम करता है, ऑक्टेन टू ऑल। ये सारा प्रोसेस है इसके लिए। और इसमें आपको याद रखना है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे
अलग अलग टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स ले रहे हैं। और जो डेंसिटी है, देखो यहाँ पहले डेंसिटी सब में सॉइल सस्पेंशन था, धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो रहा है, यहाँ पूरा सेटल डाउन हो गया, तो डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। अब आपसे एक चीज पूछी जाती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताओ, यहां आपको बोला कि आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, एक क्वेश्चन है आपसे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है। अब टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी जो रीडिंग का टाइम है, रीडिंग लेने का टाइम है, जो पहले क्या होता था, अगर आपको सिल्ट प्लस क्ले की रीडिंग लेनी है तो 4 मिनट पे ली जाती है, जब अपन ने सब छोड़ दिया उसके 4 मिनट बाद में। अगर आपको क्ले की दी जाती है तो 2 घंटे में दी जाती है, और अगर आपको सैंड की दी जाती है तो कितनी दी जाती है, 40 सेकंड पे दी जाती है। और टेम्परेचर कितना रखते हैं, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना है। अब जब ये टेम्परेचर अगर अपन बढ़ा देंगे इससे, तो रीडिंग टाइम में क्या चेंज आएगा, क्या हमें रीडिंग टाइम जल्दी लेना चाहिए या रीडिंग टाइम ज्यादा, जब हम 4 मिनट पे ले रहे हैं तो हमें ज्यादा 6 मिनट पे लेना चाहिए या 2 मिनट पे लेना चाहिए, ये आप लोग बताओ। सोच लिया, अगर वीडियो पोज करके सोच लेना, अगर आपको सोचना है तो, अगर आंसर जानना है तो अपन आगे इसको करते हैं। होता क्या है कि देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो भी पार्टिकल्स है वो ज्यादा मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो आपके पास क्या होगा, इसका मूवमेंट, ऑब्वियसली काइनेटिक्स मतलब इसका मूवमेंट ज्यादा होगा। अब मूवमेंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स हमारे पास पहले जो पार्टिकल यहां से नीचे आने में ज्यादा क्या लगा रहा था, आपके पास टाइम लगा रहा था, अब वो मूवमेंट और ज्यादा कर रहा है, तो इसकी रीडिंग टाइम का आप लोग ये बताओगे कि भैया ये क्या रीडिंग टाइम ज्यादा लेगा या रीडिंग टाइम हमें कम करना चाहिए। ये आपके लिए क्वेश्चन एक होम असाइनमेंट है, जो कि बहुत 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 क्रूशियल है। अगर आपको अभी तक समझ में आया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, अभी तक समझ में आया तो इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। और इसके आगे अपन अगर चले तो है आपका आपका इक्वेटोरियल ट्राइंगल, जो मिल्टन विटनी ने दिया था। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमें लेट से ये मैंने समझा दिया था कि सोइल टेक्सचर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें सारी न्यूट्रन होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी जो प्लास्टिसिटी, न्यूट्रन रिटेंशन, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो सब कुछ डिपेंड करता है कौन सा पार्टिकल है। सैंड है तो कम होगा, क्ले है तो ज्यादा होगा, इसीलिए, है ना। अब ये जो ट्राइंगल है उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है, टॉप टू बॉटम फाइनर होगा, यहां से टॉप टू बॉटम इधर फाइनर होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, आपके पास क्ले कंटेंट है, यहाँ सैंड कंटेंट है, ये सिल्ट कंटेंट है, और ये परसेंटेज क्ले कंटेंट है। क्लॉकवाइज इंक्रीज होता है, ये देखो 10 से 100, 10 से 100, 10 से 100 क्लॉकवाइज इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है स्टेटमेंट बेसिस पे, और सैंड इसका बेस होता है, याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बताओ कि अगर 20% क्ले है, 20% सैंड है और 60% से सिल्ट है, तो कौन सा होगा, तो आपको इस ट्राइंगल की मदद से देखने को मिल जाएगा। लेट्स से अपन कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप समझो 30% सैंड, 30% सिल्ट, और बाकी 60, कितना बच गया, 60, 40% हो गया क्ले। तो 30% सैंड, सैंड क्या है, बेस है, तो आपको क्या करना है, 30% सैंड, ये वाली लाइन खींच लेनी है। फिर आपके पास 30% सिल्ट, सिल्ट कौन सा है, ये है, तो 30% ये आपकी वाली सिल्ट, ये वाली लाइन खींच लेनी है। फिर है 40% क्ले, क्ले कहाँ है, 40% ये वाला है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो, दैट मीन्स ये किस में आ रहा है, इसमें एक डेफिनेशन डायरेक्ट दी हुई होगी कि ये भैया किस में आएगा, आपका क्ले लोम में आएगा। जो भी आपके पास ये सारे 12 आपके पास टेक्सचर्स होते हैं, सैंड, लोमी सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट, सैंडी क्ले लोम, ये भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि भैया अगर आपके पास सिल्टी क्ले लोम है तो उसमें क्ले ज्यादा होती है या सिल्ट ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक ऑर्डर से याद रखना होता है। इसकी मैंने ट्रिक आपको हमेशा समझाई थी हमारे पिछले लेक्चर्स में भी। जिन बच्चों को इसकी ट्रिक पता है 469 वाली, याद रखना 469 वाली, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज ये असाइनमेंट्स भी है, हर एक पेपर, हर एक अपन लेक्चर के बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछते भी हैं। और इन पर्टिकुलर क्लासेस में यही होगा, ड्यूअल इंटरेक्शन होगा कि मैं भी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप भी मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे। जो भी इस क्लास से रिलेटेड डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ हम ये डेमो क्लास एंड करते हैं। आप लोगों के लिए एक और बड़ा क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो अर्ली और लेट सोइल का जो डिफरेंस है,
अर्ली सोइल हम रेड सोइल को बोलते हैं, लेट सोइल ब्लैक सोइल को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसको अर्ली और लेट सोइल बोला जाता है, इसका आप आंसर बताओगे। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपको बताने के लिए, और इसी के साथ हम इस डेमो क्लास को एंड करते हैं। और हमारे डेमो क्लास, सोइल की डेमो क्लासेस तकरीबन 50-60 क्लासेस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी है, आप उनको जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको अगर लगता हो कि भैया कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जेआरएफ की तैयारी बेस्ट लेवल पे कराई जाएगी, एसआरएफ की तैयारी बेस्ट लेवल पे कराई जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैचेस, जो आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। आईराय वाला सर्च करो, आईराय वाला सर्च करोगे, कोर्सेज पे जाओगे, भूमि बैच मिलेगा, उसको जाओ, कोर्स 500 ऑफ पाओ अभी के लिए। और 21 जुलाई से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही है। तो इस पर्टिकुलर नंबर पे अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करो, कॉल करो और अपनी क्यूरी को सॉल्व करो। इसी के साथ हम मिलते हैं डायरेक्टली क्लासेस में। और ऐसे ही सोइल साइंस पढ़ने के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।